Assalamu alaikum. I am Muhammad Uzafa. We have studied the linear algebra and ordinary differential equation, math 1 to 1. So first of all, we have discussed in the previous lecture matrix and some properties of the matrix and how they are a multiply, addition, and some operation we have studied. Now we have studied the Gaussian elimination. What is the Gaussian elimination method? First of all, we have studied the linear equations, how to the in use the geometric interpretation and existence and the uniqueness of the solution, how to the obtain of the linear equations, the solutions of the linear equation. Basically, different types of the solution है जिसमें हम अब लीनियर इक्वेशंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करेंगे. A11 is the coefficient of x1 and A12 is A12 is the coefficient of x2 is equal to B1, and A21 is the coefficient of x1 plus A22 is the coefficient of x2 is equal to B2. So what is the interpretation of if we have interpreted x1 and x2 are the coordinate of x1 and x2 plane of then each of the two equation represent the straight line if and only if their coordinates x1 and x2 lies on the both line. सो बेसिकली ये जो दो इक्वेशंस हैं ये दो लाइंस बनाती हैं और इनकी जो इंटरप्रिटेशन है इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो है वो डिसाइड करते हैं व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वन सॉल्यूशन कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो ये एक सॉल्यूशन होगी. इफ अ लाइन आर कोइंसाइड्स कि आपस में कोइंसाइड्स कर रही हैं तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगी. अगर इफ लाइन आर पैरेलल दे हैव नो सॉल्यूशन. आगे हम देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या बनती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे. अब यहाँ देखें कि अब ये दोनों लाइंस हैं, इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 एंड 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो एक ये पॉइंट P पे होनी है. P पॉइंट जो है इधर से y पे क्या आता है 2/3 एंड x पे क्या आता है 1/3. तो ये एक पॉइंट है, एक सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन आएगा ये वन सोल्यूशन होगा. ठीक है, अब ये दूसरा केस क्या है कि अगर ये पैरेलली कोइंसाइड कर जाती हैं कि आपस में मिल जाती हैं तो इसके मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे. अब तीसरा ये है कि ये पैरेलल है लेकिन आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही तो इसलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा. फर्दर मोर ये देखिए कि इसका प्रोसीजर क्या है. गॉसियन एलिमिनेशन मेथड इज अ डेफिनेशन जो दी है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की, पहले हमें वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे हम ये इक्वेशंस क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड इज गॉसियन एलिमिनेशन इज अ मेथड फॉर systematically solving a system of the linear equation by progressively working through the equation using the elementary Gauss operation to the eliminate the variable from the equation one at a time, eventually end up with the one equation in a one unknown, two equations in a two unknown, then solve for all unknowns by the back substitution. सो हम इसमें क्या करते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन में क्या होता है कि हमें पहले रॉ ऑपरेशन कुछ ऑपरेट करने पड़ते हैं. जब हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं उस पर रॉ ऑपरेशन करते हैं और एंड पे अगर वन इक्वेशन जो है ना वन अननोन रखती हो और टू इक्वेशन वाली दूसरी दो इक्वेशन हो तो दो अननोन रखती हो तो हम उसको जब बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा. फर्दर मोर हमें इस एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल में देखेंगे तो हमें और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा. यहाँ देखिए ये एक एग्जांपल है x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई 2y प्लस जी इज इक्वल टू 12. जब इसको आफ्टर इलिमिनेशन देखते हैं तो ये इक्वेशंस बन जाती हैं. अब यहाँ देखिए कि ये एक इक्वेशन है तो एक अननोन हो गया, दूसरी इक्वेशन है तो दो अननोन हो गए, तीसरी इक्वेशन है तो तीन अननोन होगी. ठीक है, यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे. अब z को यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें नाउन है, जब इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, इससे हमारा सोल्यूशन बन जाएगा. फर्दर मोर इसी आगे एक एग्जांपल आ रही है उसको एक कंप्लीट मेथड से सॉल्व किया हुआ है तो आपको उससे अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा. यहाँ देखें कि कुछ जो रॉ ऑपरेशंस होती हैं एलिमेंट्री वो कौन कौन से ऑपरेट हो सकते हैं, इक्वेशंस पे कौन से हो सकते हैं, मैट्रिक्स पे कौन से हो सकते हैं
और रॉ इक्विवेलेंट सिस्टम्स पे कौन से हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप देखते हैं कि इक्वेशंस पे कौन से हो सकते हैं कि इंटरचेंज द टू इक्वेशन, दो इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, एडिशन ऑफ द कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन कांस्टेंट ऑफ टू द अदर इक्वेशन, कि हम उसमें जो अब जो पहले इक्वेशन से इंटरचेंज किया था, सोल्यूशन आया था, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ द इक्वेशन बाय द नॉन जीरो, कि नॉन जीरो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स का क्या है कि इंटरचेंज द रॉ ऑपरेशन, टू रॉज इंटरचेंज हो सकती हैं, एडिशन हो सकता है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वन रॉ, कि एक रॉ को जो है वो कांस्टेंट एडिशन मल्टीप्लाई और एडिशन भी कर सकते हैं। नीचे देखा हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रॉ बाय द नॉन जीरो, जो जीरो एलिमेंट होगा वो नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, कोई और जो है ना वो रॉ ऑपरेशन पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब ये सारे रॉ पे चलेंगे, याद रखिएगा कोई भी कॉलम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये सारे रॉ ऑपरेशन है। फर्दर मोर इसमें देखिए कि लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड द ओवर डिटरमिनेंट इफ इट्स हैज अ मोर इक्वेशन m देन अननोन n। ठीक है, m क्या है, m हमारे जो है ना वो इक्वेशंस है। ठीक है, n अननोन्स नंबर है। ठीक है, अगर हमारे कभी भी ये नहीं हो सकता कि m इक्वेशन जो है ना वो ग्रेटर देन अननोन्स n से हो, तो इसको ओवर डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, और m इज इक्वल टू n होता है तो डिटरमिनेंट कहते हैं, और m इज लेस देन इज इक्वल टू n होता है तो अंडर डिटरमिनेंट कहते हैं। मसलन एक इक्वेशन है कि उसमें अननाउन्स ज्यादा है, अगर इक्वेशन से एन नाउन ज्यादा, दो इक्वेशन है तो दो अननाउन है, तो ये इक्वल हो जाएंगे m इज इक्वल टू n के, तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। और अगर m जो है वो अननाउन्स जो है वो ज्यादा होती है इक्वेशन से, तो वो अंडर डिटरमिनेंट होती है। और जो अगर m इज इक्वल टू इक्वेशन ज्यादा होती हैं और अननाउन्स थोड़े होती हैं, तो उसको ओवर डिटरमिनेंट कहते हैं। Furthermore, देखते हैं system is called the consistence if had a one at least one solution। ठीक है, अगर एक solution या infinite many solution, जिस तरह हमने देखा था कि intersection वाले केस में या coincide वाले केस पे जो है वो infinite solution आते हैं, तो उन इक्वेशन उनको क्या कहते हैं, consistent कहते हैं। ठीक है, और इनकॉन्सिस्टेंस क्या है, जिनका नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, फर्दर मोर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसमें देखिए ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इक्वेशंस को जब हमने मैट्रिक फॉर्म में किया, तो ये आ गया 3.0 2.0 2.0 -5.0 8.0 .6 1.5 -5.4 2.7 1.2, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, रॉ 2 से माइनस रॉ 1 कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई क्या किया 2.2, और फिर इसी तरह रॉ 3 माइनस 0.4 रॉ 1 से मल्टीप्लाई करके उसको रॉ 3 से निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि याद रखिएगा, आप दो रॉ ऑपरेशन इकट्ठे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें क्या मैं ये कहूँ कि जी हमें यही है जो है ना रॉ 1 पे भी फर्दर मोर हमने अप्लाई करना, तो ये ऐसा नहीं होगा। अब ये देखें, रॉ 1 रॉ 2 से भी निकल रही है, रॉ 3 से भी निकल रही है, लेकिन ये एक ही ऑपरेशन में कि रॉ 3 जो है रॉ 1 से निकल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब हम इसको निकालेंगे तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, फर्दर मोर इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी भी तीनों तीन कोफिशिएंट आ गए। फर्दर मोर सॉल्व किया रॉ 2 से, फिर जो है ना ऑपरेट किया 0.2 रॉ 1 माइनस किया, फिर रॉ 3 को 0.4 से रॉ 1 को 0.4 से मल्टीप्लाई करके रॉ 3 से निकाला, तो ये इक्वेशन बन गया। अभी भी 3/3 की वेरिएबल है, और जब इसको रॉ 2 को रॉ 3 से ऐड किया, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पहले 0 0 लाना है और यहाँ 1 लाना है। ठीक है, अब ये 0 0 आ गया, तो 0 0 की कंडीशन में क्या है कि ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगा। ठीक है, अब ये तीन वेरिएबल है ऊपर भी, चार सॉरी तीन वेरिएबल है ऊपर, चार वेरिएबल है, और नीचे 0 0 आ गया, तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे देगा। फर्दर मोर ये देखें कि ये नो सोल्यूशन की कंडीशंस क्या है,
ठीक है। इसी तरह गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में अब इक्वेशन को मैट्रिक्स में पुट किया, ये इक्वेशंस थी, इनको मैट्रिक फॉर्म में पुट किया, ये हम 1 लाना है और इसके नीचे 0 0 लाना है। इसको 0 0 लाने के लिए हमने क्या किया, 2/3 को रो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई किया और रो 2 से यहाँ माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो ये ऑब्टेन हो गया और रो 3 से रो 2 को रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और रो 3 से निकाल दिया, तो ये 0 -2 2 0 रह गया। फर्दर मोर ये देखें कि यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं और यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं। फर्दर मोर ये देखिए, आप जब इसको सॉल्व किया फिर रो 2 को 6 के बाद मल्टीप्लाई किया और रो 3 के साथ माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो ये 0 0 0 और 12 आ गया। अब जब इसको इक्वल कर रखते हैं 0 इज इक्वल टू 12 के, तो ये नो सोल्यूशन देते हैं, कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। फर्दर मोर ये देखेंगे इसमें क्या होता है कि आज जो है ना लीनियर इक्वेशन के अननाउंस को कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है, इफ ऑल द बी जे एस आर जीरोस। ठीक है, अगर बी और बी एस नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है, और जो है ना होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो ऑलवेज ट्रिवियल होता है। ठीक है, एटलीस्ट कोई ना कोई उसका ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। अब यहाँ देखिए, ये जो बी है ये जीरोज होता है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन मान जाती है। ठीक है, अगर ये जीरोज नहीं होता तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। फर्दर मोर ये देखें कि यहाँ जो है मैट्रिक इक्वेशन, मैट्रिक फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम कैसे डिटर्मिनेट करते हैं कि जो है ना ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी एक इक्वेशन है, इस फॉर्म में पहले हमने लाना होता है। ठीक है, कोफिशिएंट अलग करने होते हैं, वेरिएबल अलग करने होते हैं, कांस्टेंट अलग करने होते हैं। बी जो है वो कांस्टेंट होता है, एक्स जो है वेरिएबल होता है, ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ठीक है, याद देखें कि हमने कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स सेपरेट कर लिए, वेरिएबल मैट्रिक्स सेपरेट कर लिए, बी जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक सेपरेट कर लिए। ठीक है, ये कॉलम वेक्टर में लिखा जाएगा। फर्दर मोर इसमें ये देखेंगे कि आर्गुमेंटेड में इसको जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को जो है वो कम्प्लीटली जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ असाइन हुए होते हैं, A1 हुआ, A11 हो गया, A12 हो गया, A1 सो ऑन, इसी तरह चलते जाते हैं। वो उसको जब उसके साथ जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके साथ जब ये B1 और B11 एन भी अटैच हो जाता है, कांस्टेंट स्पेस छोड़ के इसके साथ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। फर्दर मोर इसमें ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिल जाए। और इसमें जब देखेंगे कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम अगले लेक्चर में समझाएंगे।